हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सी शम्मी सलूजा। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं यूएस सीपीए फार को पास करने की मास्टर टिप्स। देखिए गाइस, ये जो वीडियो है बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट का एक्सपीरियंस कि आपको अगर एफएआर सब्जेक्ट को पास करना है, यूएस गैप को पास करना है, तो आपको क्या अप्रोच 2022 में फॉलो करनी चाहिए। ओवर द पीरियड ऑफ एक्सपीरियंस मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूं। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं, बहुत सारे बीकॉम ग्रेजुएट जिनका की बेस भी उतना स्ट्रांग नहीं था, नाउ आज उन्होंने सीपीए को कंप्लीट कर लिया। तो ये पूरा एक्सपीरियंस मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, मैं आपके सामने यूएस सीपीए स्टूडेंट की 3 जो प्रॉब्लम्स होती हैं, अगर आप में ये 3 वीकनेस हैं और इसको अगर आपने इंप्रूव कर लिया, डेफिनेटली आपका जो स्कोर है वो 85 के अबव जाएगा। तो आज मैं बात कर रहा हूं कि अगर आपको एफएआर सब्जेक्ट को पास करना है तो वो 3 बातें क्या हैं। तो अगर हम सबसे पहली फोकस करें तो मैंने नंबर 1 लिखा है बेसिक फंडामेंटल सेशन। देखिए, बेसिक फंडामेंटल सेशन मतलब आपके अकाउंटिंग की बेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आपका अकाउंटिंग का बेस स्ट्रांग नहीं है ना, तो आप अराउंड 50% पोर्शन में तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने वाले हैं। मैं आपको समझाता हूं। देखिए, ये टॉपिक्स हैं एफएआर सब्जेक्ट में। इन्वेंट्रीज, जैसे कि किस तरीके से आपको फीफो लीफो का कैलकुलेशन, अकाउंट रिसीवेबल्स जिसमें कि हम बात करते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स किस तरीके से होती है, जिसको कि यूएस गैप में अलाउंसेस फॉर क्रेडिट लॉस बोला जाता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, उसके बाद अकाउंट्स पेबल, कैश फ्लो स्टेटमेंट, बैलेंस शीट के आइटम्स, इनकम स्टेटमेंट और बैंक रिकंसिलिएशन आइटम। सोचिए, ये सारी चीजें आपने 12th क्लास में ही पढ़ ली होंगी या आपके ग्रेजुएशन के ड्यूरेशन में पढ़ ली। लेकिन क्या होता है कि यहाँ पर जो क्वेश्चंस होते हैं वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड होते हैं और सिमुलेशंस होते हैं। तो सिमुलेशंस और एमसीक्यू को अगर आपने स्ट्रॉन्ग करना है तो आपका बेसिक्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने मिलना है। ये बिल्कुल, और इन पोर्शन में से अराउंड 30 to 40% है। तो अगर आपका बेस स्ट्रांग नहीं होगा तो इस टॉपिक्स में आप स्ट्रगल करेंगे और इन टॉपिक का रेफरेंस दूसरे टॉपिक्स में भी आपको फेस करना पड़ता है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि बेसिक्स आपके बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने चाहिए। बेसिक्स में एक और बात मैं कहूं, जनरल एंट्रीज। अगर आपकी जनरल एंट्रीज स्ट्रांग नहीं है, अगेन आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले आपके बेस को बहुत ज्यादा स्ट्रांग कीजिए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को आपने अगर अच्छे से अटेम्प्ट करना है तो आपका फाउंडेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। और जनरल एंट्रीज, क्योंकि सिमुलेशंस में जनरल एंट्रीज बहुत ज्यादा आपसे पूछी जाती है। अब हम बात कर रहे हैं एक जो ओवर द पीरियड स्टूडेंट को टीच करने के बाद एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करते समय आपकी एनालिटिकल स्किल उतनी अच्छी नहीं होती। मैं आपको एक ना प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं एनालिटिकल स्किल कि आपको क्वेश्चंस को किस तरीके से इंटरप्रेट करना चाहिए। अगर आपकी इंटरप्रिटेशन स्किल इंप्रूव हो गई, डेफिनेटली आप एमसीक्यू को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। मैं आपके सामने यहां कुछ एमसीक्यू के एग्जांपल देता हूं। जैसे देखिए, आप बोर्ड पर एक क्वेश्चन देख रहे होंगे जिसको मैं आपके सामने रीड करूंगा और फिर आपको बताऊंगा कि स्टूडेंट समटाइम क्या मिस्टेक कर जाते हैं। जैसे देखिए, बर्न्स कॉर्प हैड द फॉलोइंग आइटम, विच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट वुड द स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम रिपोर्ट एज ए अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम और लॉस। अब देखिए, इस क्वेश्चन में बेसिकली बात क्या हो रही है, Born had the following items, which of the following amount would statement of comprehensive income report as a OCI। इस स्टेटमेंट को देखकर
आपको बताना है कि कौन सी आइटम अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में आती है। अब आपका कॉन्सेप्ट इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि ओसीआई एक अलग कॉन्सेप्ट है और कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एक अलग कॉन्सेप्ट है। ओसीआई मतलब अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तो अब हम यहां पर देखें तो पहली आइटम लॉस ऑन अर्ली एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ बॉन्ड, मतलब आपने लायबिलिटी का पेमेंट कर दिया, अर्ली एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ बॉन्ड, तो लॉस जो हुआ है वो तो नेट इनकम का पार्ट है, सर ये तो नहीं आएगा। ओसीआई में रियलाइज गेन कभी नहीं आता, अनरियलाइज गेन आते हैं, इसको भी काट दिया। अनरियलाइज होल्डिंग लॉस ऑन अवेलेबल फॉर सेल डेट सिक्योरिटीज, तो एक ये आने वाला है। लॉस ऑन रिटर्न डाउन ऑफ इन्वेंट्रीज, ये नहीं है। तो हमें ये पता होना चाहिए कंसेप्चुअली कि ओसीआई में कौन सी इनकम आती है सर। OCI comprises only unrealized gain और वो स्पेसिफिक लिस्ट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? 17,000 सही है। चलिए चेक करते हैं, 17,000 इज द करेक्ट आंसर। तो अब जब आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पढ़ें तो आपके दिमाग में हर छोटी छोटी लाइन क्लियर होनी चाहिए कि सर क्वेश्चन ने पूछा था OCI अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तो इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर। अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव इनकम और अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में कंफ्यूज हो जाएंगे तो आपके क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे। चलिए एक और क्वेश्चन को और समझते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में, ए कंपनी रिपोर्ट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर ईयर 1, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ अगेन अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर 1। तो आपका पूरा फोकस सर अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कौन कौन सी हो सकती है। तो ऑनर कॉन्ट्रीब्यूशन सर इनकम तो नहीं है, नेट इनकम भी नहीं है, डेफर्ड गेन ऑन हाईली इफेक्टिव कैश फ्लोज, तो ये एक लिस्ट में कंसीडर किया जाता है, ये भी पार्ट ऑफ ओसीआई है। डेफर्ड गेन ऑन हाईली इफेक्टिव कैश फ्लो, इट इज अ पार्ट ऑफ ओसीआई। फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन गेन, ये भी ओसीआई का पार्ट है। तो 8 और 2 10,000 आपको क्या है? गेन है। और नीचे लिखा अनरियलाइज्ड होल्डिंग लॉस, तो इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ओसीआई। तो सर 10 में से 5 गए, 5,000 वुड बी योर आंसर। तो अगेन 5,000। तो अब स्टूडेंट क्या करते हैं कि कई बार लैंग्वेज में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए आपको हर क्वेश्चन के नीचे सॉल्यूशन मेंशन किया जाता है। आपका क्वेश्चन भले सही हो रहा है बट आपको तब तक आगे नहीं बढ़ना है जब तक आपका जो सॉल्यूशन आपके लॉजिक के अकॉर्डिंग मैच नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं कि गैस वर्क में आपका क्वेश्चन तो नहीं सही हो गया कहीं, इसलिए क्वेश्चंस को करने के बाद उसके इंटरप्रिटेशन को पढ़ें और फिर देखें कि जो लॉजिक आपने लगाया है और जो सॉल्यूशन का लॉजिक है वो मैच हो रहा है या नहीं। एक क्वेश्चन और करते हैं। सो देखिए अगले क्वेश्चंस में, ए पार्शियल लिस्टिंग ऑफ कंपनीज अकाउंट इज प्रेजेंटेड बिलो, व्हाट अमाउंट शुड द कंपनी रिपोर्ट एज ए नेट इनकम। तो आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में नेट इनकम बताना है। तो सर आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए कॉन्सेप्चुअली कि नेट इनकम में ओसीआई नहीं आती। तो अब सर रेवेन्यू दिया हुआ है, रेवेन्यू कितना है, हो जाता हूं मैं, रेवेन्यू 80,000 है। उसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपको मेंशन है, तो रेवेन्यू 80 है, उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपने माइनस कर दिए, तो सर 80 माइनस 50 हो गया 30। उसके बाद देखिए ये लिखा फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन एडजस्टमेंट, तो ये किसका पार्ट है? ओसीआई का पार्ट है, तो ये नहीं आएगा। तो सर 80 माइनस 50 30, और 30 में से हमने 10 क्या माइनस कर दिया? टैक्स एक्सपेंसेस, तो 20,000 शुड बी योर आंसर। तो देखिए ये 20,000 आपका आंसर है। तो मैं आपसे बार बार यही कहने की कोशिश कर रहा हूं कि एमसीक्यू अगर आपको सही सॉल्व करने हैं तो 2-3 चीजें, इंटरप्रिटेशन स्किल बहुत सही होना चाहिए, बेसिक फंडामेंटल आपके बहुत सही होना चाहिए, तभी आप सीपीए की इस एग्जाम को क्या कर पाएंगे? पास कर पाएंगे। तो मैं आपसे जो 3 बातें यहां पर कहने की कोशिश कर रहा हूं कि फार को पास करने की जो पहली सीढ़ी है वो बेसिक फंडामेंटल सेशन है, उसके बाद आपकी एनालिटिकल स्किल, क्वेश्चन को अच्छे से समझने की स्किल आप में होनी चाहिए, और सिमुलेशंस,
देखिए आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, मैंने सिमुलेशंस के ऊपर बहुत स्पेसिफिकली मेरा फोकस है। तो आपको सिमुलेशंस तभी अच्छे से बनेंगे जब आपके अंदर 3 चीजें हैं। पहली चीज बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरल एंट्री में आपकी मास्टरी होनी चाहिए और यू शुड हैव गुड इंटरप्रिटेशन स्किल। बहुत बड़े बड़े लेवल के सिमुलेशंस होते हैं, तो आपको अगर एक लॉन्ग सिमुलेशंस को सॉल्व करना है तो ये स्किल आपके अंदर होनी चाहिए। सो गाइस, ये छोटे से वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि सीपीए का फार उतना डिफिकल्ट नहीं है, आपकी अप्रोच बिल्कुल सही होनी चाहिए। तो होप सो गाइस आपको वीडियो पसंद आया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।